हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जनवरी शिफ्ट के इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटेंस के। ठीक है, 21 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके बहुत क्वेश्चन आसान भी हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है। वो है आपका सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन, जो सिंपल पेंडुलम का आपका केस आया था कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है उससे अगली बार भी क्वेश्चन बने, तो आपको वो प्रिपेयर कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, कहने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन अब देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई लेवल का है। जल्दी में अभी मैंने बीच में वो देखा था, सीबीएसई जो हमारा बोर्ड का पेपर हुआ था। तो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का पेपर इस बार आपको मैं दिखाऊंगा अगर, तो उसमें जेई मेन के पीवाईक्यू उठा के डाल दिया उन्होंने डायरेक्ट। समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं आप लेवल कैसा हो रहा है। अब आपको बोर्ड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, या आप जेई की तैयारी करते हैं तो आपके एमसीक्यू तो ठीक हो ही जाएंगे। तो एमसीक्यू प्लस थ्योरी वाला चल रहा है उनका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज भी बना दी है, आपने देख ली होगी वैसे तो। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कह रहे हैं C1 C2 आर टू हलो कंसेंट्रिक क्यूब एनक्लोजिंग चार्ज 2Q and 3Q एज सोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2 इज। आप देखो, ये जो पहला कर्व है ये C1 है और जो दूसरा कर्व है C2 है। तो C1 के अंदर जो चार्ज बाउंड है वो एक ही है, तो C1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, आपने गॉस साहब का रूल पढ़ा होगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बाउंडेड चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2Q/ε0। सिमिलरली जो 5C2 होगा, अब 5C2 में क्या है देखो, C1 भी बाउंडेड है तो 2Q है और बड़े वाले के पास 3Q है, तो ये कितना हो जाएगा 5Q/ε0। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो फिर आप इसको माइनस करते। एल्जेब्रिक सम करना है चार्ज का। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं कि दोनों का फ्लक्स का रेशियो बताओ, तो क्लियरली दिख रहा है अगर आप 5C1/5C2 कर दें तो Q/ε0 दोनों से कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। ए ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया इतना, आई कैप लाइंग इन वाई जेड। देखो आई कैप इन्होंने दे दिया, ईमानदार लोग थे। अगर ये डायरेक्ट वाई जेड प्लेन कहते तो इसका मतलब हो जाता, वाई जेड का मतलब क्या हो जाता आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन। जो भी आपको उसमें नहीं दिया है ना, जैसे एक्स जेड दिया है तो वाई नहीं है तो वाई के पैरेलल हो जाएगा। तो एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 30 आई कैप। अब आप देख सकते हैं फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो 6 × 30 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 आपका आंसर हो जाएगा। आगे दे रहे हैं कि दो चार्ज हैं 5Q और -5Q, और वो सिचुएटेड कहाँ पे हैं, वो सिचुएटेड है आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू किसके, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पेयर ऑफ रेडियस 4a। अच्छा जी, तो आप देखेंगे जो 4a का हमारा गोला है, ठीक है, तो 4a के गोले में अगर इस पूरे की रेडियस 4a है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो दो चार्ज कहाँ पर है, 5Q तो है आपका 3a, 0। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 4a, 0, तो एक चार्ज तो इसके अंदर ही होगा और वो कौन सा होगा, 5Q। ठीक है, और जो -2Q है वो कहाँ है, -5, 0। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना हो जाएगा, -4a, 0। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बनेगा वो हमारा -2Q का बनेगा। तो इसके अंदर कितने चार्ज एनक्लोज हैं, सिर्फ एक 5 वाला। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज का ε0। बताओ, ये जेई का लेवल हो गया है। आप खुद ही देखिए कितना इजी लेवल हो गया है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, टाइप 2। इसमें दो क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं लेकिन फिर एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछा, फील्ड का क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे हैं देखिए, सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल प्रोवाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नॉर्मली। अच्छा, एक वॉल है
मान लीजिए वॉल है और ये अब ये यूनिफॉर्मली क्या है, कैसा है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। मान लो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 kg 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू द सिल्क थ्रेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर रिमेन्ड स्टे एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो 10 सेंटीमीटर पे हमारा वो वॉल क्या है, यहाँ से अगर आप देखें एक थ्रेड लगा हुआ है और इस थ्रेड पे एक मास आपका सस्पेंडेड है। ठीक हो गया। और इस जो मास की यहाँ से डिस्टेंस बताई गई है वो बताई गई है 10 सेंटीमीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मास दिया है 2 ग्राम। चार्ज भी दिया है शायद, चार्ज पार्टिकल, अच्छा चार्ज नहीं दिया है तो चार्ज ही निकालना है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो थ्रेड है, थ्रेड की लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेंथ आपको थ्रेड की दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मास दिया है 2 ग्राम, ठीक है। इसको अभी हम केजी में बदल लेंगे और 10 सेंटीमीटर डेटा दिया है। अब आप देखिए अगर ये एंगल थीटा है, हमें नहीं पता कितना है, तो आप देखिएगा इस पे एक तो फोर्स ये लगेगा, इसका वेट mg नीचे को लग जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ थ्रेड के अलोंग टेंशन लगेगा तो ये हो जाएगा t cos थीटा, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा आपका t sin थीटा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक फोर्स लगेगा, ये Q हो जाएगा, Q या आप इसको F लिख लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये कह रहे हैं कि स्टे एट डिस्टेंस इतना, मतलब ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो जो आपका टोटल फोर्स होगा, ठीक है, अगर आप कंपोनेंट देखें तो t cos थीटा कितना हो जाएगा, t cos थीटा F हो जाएगा, t sin थीटा आपका क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। लेफ्ट फोर्स राइट के बराबर, वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर। तो यहाँ से अगर इन दोनों को सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, इसको अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ओवर mg, ठीक है। आप जानते हैं f जो होगा हमारा, ठीक है, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई ओवर mg, यही हो गया। अब आप ध्यान से देखिए थीटा हमको गिवन है, कैसे, ये 10 है और ये 20 है, तो आप इस पर अगर वैल्यू लगाएं, अगर आप यहाँ पे वैल्यू लगाएं तो कितना निकल के आ जाएगा। देखिए आप कोई भी कोऑर्डिनेट लगा दीजिए, जैसे साइन थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये 20 हो गया, तो साइन थीटा आ गया आपका 1/2 और थीटा कितना आ गया 30। तो इसका मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो tan 30 √3 जो 1/√3 हो जाएगा और QE ओवर mg, ये तो होगा। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो tan 30 हो गया आपका √3, ठीक है। ये √3 आ जाएगा। Q की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू √3, ठीक है। Q इक्वल टू √3 इंटू mg अपॉन में E आ जाएगा। Q क्या आएगा, सॉरी 1/√3 आएगा, नहीं 1/√3। तो m की वैल्यू, g की वैल्यू रखिए, g 10 रख लीजिए। m कितना दिया है, m दिया है 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -1 हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये आंसर आ गया 1/√3 इंटू 10 की पावर -6। तो आपसे पूछा क्या गया है इसमें, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 1/√x म्यू है, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया था, तो आपने इसमें इनडायरेक्टली सारी चीज़ें लगा के ये रिलेशन निकाल लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस रिलेशन से भी आपने ये वैल्यू निकाली और फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप तब करोगे जब आप एक कंसेप्ट सीख लोगे। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक। अब देखिए आपने कई बार क्वेश्चन किया है, ये मान लो एक हमारा मास m है, ये दूसरा मास यहाँ पर m है, ठीक है। ऑब्वियस बात है मास m है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, तो चार्ज मान लो q है, इसका दोनों का सेम ले लो, हो सकता है q1 q2 हो सकता है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो r एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर आप थीटा एज्यूम करते हैं तो ये भी मान लो थीटा है, थीटा ही होगा। अब देखो ये तो आपका एक नॉर्मल केस बन गया, इसकी जो लेंथ हो गई वो L हो गई, जो थ्रेड है उसकी लेंथ है L हो गई, ठीक। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, क्या बनते हैं देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है, पहला तो ये बनता है कि इस पर कितने फोर्स लगेंगे, ठीक। तो इसको अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट में इसकी मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैट जो पहले जेई में आता था वो क्वेश्चन अगर आप देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स तो ऐसे लगेगा, F लगेगा चार्ज पे, ठीक है।
और यहाँ पर एक इसका वेट लगेगा mg, ये तो लगेगा। अब ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा मीन पोजीशन से, यहाँ से क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, पूरा क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। अगर ये mg होगा, अब आप खुद ही देखिए, तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा है, आप इसको ब्रेक कर दें तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ t है तो ये कितना आ जाएगा, t cos थीटा आ जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये है कि जो आपका t cos थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो mg के बराबर हो जाएगा। और जो t sin थीटा है, ठीक है, जो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है t sin थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये f के बराबर हो जाएगा, जैसे पीछे के केस में हुआ था। अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल टू, ये सेकंड है, या इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो, तो फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, f बाई mg। तो पहली बात तो ये आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि tan थीटा इक्वल टू f बाई mg। अब इन दो चार्ज के बीच में अगर आप फोर्स निकालें तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो अगर आपको फोर्स दिया है, mg दिया है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात में चलते हैं, क्या आपने ये कैलकुलेट किया कि f ओवर mg जो है ये tan थीटा है, ठीक है, क्लियर है, ये भी हमने कैलकुलेट किया। अब अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा f है, ठीक है, उस f को अगर हम देखें तो f इक्वल टू क्या, mg tan थीटा नहीं हो जाएगा, यही तो होगा। और f की वैल्यू आप सभी को पता है q इंटू ई होती है। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन ये निकल के आ गया कि जो आपका q है वो q की वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन ये है कि f आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, tan थीटा के, यही तो होगा। तो यहाँ से अगर आपको दो एंगल का रिलेशन पूछा जाएगा आप वो लगा सकते हैं, ये तीसरा रिलेशन हो गया। फोर्थ रिलेशन देखिए, सारी चीज़ें वही हैं। अगर दो एंगल है, मान लो f1 और दो केस दे दिए इन्होंने एंगल के, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 ओवर tan थीटा, यही तो होगा। अब आप इसी को देखिए तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अगर दो केस दिए हैं तो f1 में डिस्टेंस अलग दी होगी। अगर ये k है, k q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर हो जाएगा, मान लो r1 है, और ये k q बाई r2 स्क्वायर, r नॉर्मल r कर लो, r स्क्वायर हो गया। और इधर आपको tan थीटा दिया है, और tan थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल लोगे, देखो, अगर ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक y है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2, ठीक है। तो पहले केस के लिए अगर आपको r1 दिया है तो tan थीटा उसके लिए क्या हो जाएगा, r1/2, ठीक है, अपॉन, एक तो हो जाएगा r1/2 अपॉन y हो जाएगा। सेकंड के लिए y1 कर लो, अगर दो अलग अलग केस हैं, r/2 अपॉन y। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अच्छा, इसी रिलेशन से आप टेंशन भी निकाल सकते थे। देखो, अगर आप एक बार tan थीटा निकाल लो तो tan थीटा निकालने के बाद थीटा निकल जाएगा और थीटा यहाँ पर टेंशन निकल जाएगा, ठीक है। हमारी जो अभी की प्रॉब्लम है वो ये है, जो अभी है, ठीक है, वो ये है कि आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये शिफ्ट 2 में आएगा ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, और आपसे ये कहा इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या लग रहा है, ये हमने अभी ड्राइव भी कर लिया है, तो मैं आपको ये ऐसे ही बता दे रहा हूँ, f ओवर mg, और ये हो गया आपका k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर जो उसकी डिस्टेंस है अपॉन mg। ये पहली रिलेशन हो गई। अगर आपसे ये कह दिया जाए ये पूरा सिस्टम को किस में डाल दिया जाए, एक लिक्विड में डाल दिया जाए, इसमें डाल दिया जाए, एक लिक्विड में डाल दिया जाए, तो लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट आ जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक अगर हम किसी लिक्विड में इसको फिलअप करेंगे ना बच्चों, तो होगा क्या, जिस लिक्विड में आपने इसको भरा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमने जिस लिक्विड में भरा है उसकी डेंसिटी कितनी है। मान लो लिक्विड की डेंसिटी है आपकी कितनी, सिग्मा, ठीक है, और जो हमारे इस बॉब की डेंसिटी है मान लो वो है रो, ठीक है। ये लिक्विड की डेंसिटी है और ये आपकी बॉब की डेंसिटी है। तो जैसे आप इसमें
इसको फिलअप करेंगे तो फोर्स जो हो जाएगा नया, वो एयर का जो फोर्स था वो अपॉन के टाइम हो जाएगा। ठीक हो गया। ये के कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक। तो मैं इसको ना एप्सिलॉन आर भी लिख देता हूँ, आप इससे कंफ्यूज ना करना, ये के अलग है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक आपको दिया है अपॉन में एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब आप देखिए जो नया यहाँ पर फोर्स होगा, जब आपने इसको पानी में फिलअप कर दिया तो इसका जी बदल जाएगा। तो जो एम जी हो जाएगा, एम जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वो आपका जो पहले एम जी था उसमें से अब थ्रस्ट को माइनस करना पड़ेगा। कब? जब आपका ये पूरा सिस्टम किसी लिक्विड में है, क्योंकि लिक्विड में क्या होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में अब थ्रस्ट लगेगा। तो अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कैसे बनेगी, एम जी ये तो ऐसे लगेगा, लेकिन अब थ्रस्ट कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो रिजल्टेंट हमको माइनस करना पड़ेगा। तो एम जी इफेक्टिव में हम जी इफेक्टिव जब निकालेंगे तो ये तो एम जी हो गया, और अब थ्रस्ट क्या होता है, रो इंटू एच इंटू जी, ये तो होता है रो इंटू एच इंटू जी। तो हम उसी को लिख लेते हैं, रो इंटू एच इंटू जी, ये तो होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, जो हमारा ये रो है इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें मास ओवर वॉल्यूम से, आपको पता है कि डेंस वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल देखते हैं, देखिए ये आ जाएगा वी वॉल्यूम डेंसिटी जो भी लिक्विड की है इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा आपका एम जी माइनस, या आप एक काम करो, चलो लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा मास ओवर ये रो इंटू जी। तो यहाँ से जब आप एम जी बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस सिग्मा ओवर रो, और ये क्या है, एम जी इफेक्टिव। तो एम जी इफेक्टिव की वैल्यू पानी में कितनी आ जाएगी या किसी लिक्विड में कितनी आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ एम जी क्या था, नॉर्मल, वो ये था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो जो नया फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा अगर बदलना है तो थीटा 1 कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा एफ डाइलेक्ट्रिक का F1 ओवर एम जी इफेक्टिव। तो F1 हो जाएगा आपका जो भी पुराना है, जो पुराना है अपॉन में डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और एम जी इफेक्टिव की वैल्यू आपने निकाल ली है, एम जी 1 माइनस सिग्मा ओवर रो हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड ज़्यादा है ना, तो अभी लिक्विड का ऊपर रहेगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, ये हमारे दो केस आ गए। अभी टेन थीटा 1 भी आ गया, थीटा 2 भी आ गया। अगर थीटा 1 और थीटा 2 या दोनों केस में थीटा सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दो, इस वाले को और इससे पहले वाले को, इस वाले को। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देखते हैं एफ ओवर एम जी जो है हमारा, वो यहाँ पर भी बन रहा है एफ ओवर एम जी, ये वाला ये तो बन रहा है। तो यहाँ से जो डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/1 माइनस सिग्मा ओवर रो। ये इसके लिए हो रही थी पूरी कहानी, और ये निंजा ट्रिक है, इसको आप देख भी सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको तैयार कर लेंगे तो ये हमारी डी ट्रिक्स हो गई पहली वाली। और ये एप्सिलॉन आर है, या इसको आप के भी लिख सकते हैं। पहले मैंने के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये के ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो ये दिक्कत करता। तो ये एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा, वो हमारा ये हो गया। तो अभी ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये मेरे को आपको बताना था इसलिए बताई। आप ये ध्यान रखिए डायरेक्ट कि अगर हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो जो डाइलेक्ट्रिक हो जाता है, किसी भी लिक्विड में अगर भर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा आपका, के की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 लिखोगे यहाँ पे, 1 माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा किसकी है, उस लिक्विड की, याद रखना लिक्विड पहले आएगा, और अपॉन में रो उस बॉब की, उस मास की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक बार फटाफट कंसेप्ट मैप बना लेते हैं, एफ ओवर एम जी हो गया। ठीक है, ये आया कहाँ से सर, ये आया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी को अगर हमने इसको टी साइन थीटा वाले को डिवाइड कर दिया, ठीक है, वहाँ से आया। सर एफ इक्वल टू आपने ये भी बताया था, हाँ जी ये भी बताया था, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। दो क्वेश्चन देखो, आप उड़ा दोगे इसको, पूरा क्वेश्चन देखो। लास्ट में मैं लास्ट का पढ़ रहा हूँ, लास्ट में पूछ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है,
पूरी प्रोसेस से करोगे तो ये इतना लंबा जूझना पड़ेगा ये सब, और अगर हमारी ट्रिक से करेंगे तो डायरेक्ट ये लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था K इक्वल टू 1/1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की D लिख लेता हूँ, और उस बॉब की डेंसिटी। तो सर इस हिसाब से लिक्विड का इन्होंने डेंसिटी क्या दी है, और याद रखना ये एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं होगा, मैं इसलिए पूरी प्रोसेस तब बताई है मैंने आपको, अगर वो एंगल सेम नहीं देगा फिर ये कंसेप्ट लगेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि अगर कितना एंगल डिफरेंट है कि डायलेक्ट्रिक ये हो जाए, तो इसलिए दोनों एंगल का ध्यान रखना। ये tan थीटा है और ये tan थीटा ऑलरेडी हमारा क्या था, F/mg था। दोनों एंगल यहाँ पे सेम है तब ये है, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो कह रहे हैं रिमेन द सेम, एंगल सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। तो डेंसिटी मटेरियल मतलब जो बॉब स्पेयर है 1.5 दी है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पानी की कितनी दी है, 1 दी है। तो लिक्विड की 1 हो गई, और इसकी 1.5 को हम 3/2 लिख लें अगर, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2/3। 2/3 मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा। ख़त्म कहानी, ज़्यादा बात नहीं करनी। अच्छा एक ये अलग आ गया। वैसे इसमें एक और था ऐसे क्वेश्चन, कहाँ था, ये वाला था, इसको कर लेते पहले। सेम क्वेश्चन है, एंगल रिमेन सेम। देखो एंगल सेम कह रहा है, जे एडवांस में एंगल सेम भी नहीं होता कई बार। कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल इतनी है तो डायलेक्ट्रिक बताओ। तो सर अब तो फॉर्मूला मत लिखो, अब तो हमको आ गया है 1 माइनस लिक्विड की कितनी है, लिक्विड की है आपकी, लिक्विड की नहीं दी है, लिक्विड की, अरे देखिए लिक्विड होगा कहीं ना कहीं पे, लिक्विड की ये दी है 0.7। तो 0.7 को आप लिख लो 7/10 अपॉन में, और इसकी दी है 1.4, तो 1.4 को आप लिख लो 14/10। इससे मर गया तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 में से 1 गया 1, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। सर इसका क्या यूज, फिर ये उसके लिए है जो पूरी मेथड से करेगा। आप तो हमसे पढ़ रहे हैं तो डी ट्रिक्स यूज करिए, ठीक है। अच्छा आप 2 क्वेश्चन छूट रहे थे, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अरे फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन अ वैक्यूम ही जितना। देखो किसी भी वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। कह रहे हैं कि अगर उसको हम डायलेक्ट्रिक में रख दें और r इतना कर दें तो क्या होगा। तो डायलेक्ट्रिक में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 और डिस्टेंस जो भी दी है वो आप लगा देंगे। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10⁹ और अपॉन k है, k कितना दिया है इन्होंने, k दिया है कितना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया कुछ, डायलेक्ट्रिक 5 दिया है। अच्छा तो 5 हो जाएगा Q1 Q2 यही है Q1 Q2, और अपॉन में r², r मतलब r/5 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से रखिए इसकी वैल्यू भी आपको नहीं रखनी है, तो भी ऐसे ही कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा तो 25/5, और बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका F। तो फोर्स क्या बन जाएगा 5 टाइम F बन जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। कह रहे 2 चार्ज है Q और 3Q, r डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो x कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, एक चार्ज आपको Q दिया है, एक 3Q दिया है, और मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है जो यहाँ से x डिस्टेंस है, जहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो पूरी डिस्टेंस तो आपको r दी है शायद, तो ये बचेगा कितना r माइनस x बच जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से इक्वल अपोजिट होगा। तो पहले चार्ज का अगर ये है, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा K3Q अपॉन में r माइनस x का स्क्वायर, ये तो होगा। तो KQ से KQ कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू आ जाएगा r/√3 + 1, ठीक है, √3 + 1, सिर्फ √3 के ऊपर ही हमारा क्या है, रूट है, 3 के ऊपर ही रूट है, ठीक है। आप कहेंगे सर कोई डी ट्रिक्स है क्या इसके लिए भी, हाँ भाई डी ट्रिक्स है, डी ट्रिक्स है आपकी। क्या है भैया, सर अगली स्लाइड में बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए अगली स्लाइड में देख लीजिए, डी ट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है। तो डी ट्रिक्स आपकी ये है कि अगर कोई 2 चार्ज है, अगर 2 चार्ज हैं और चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एक Q1 है और Q2 है, क्लियर। तो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन 2 चार्ज के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
मान लो इस पूरे की डिस्टेंस r है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऐसी पोटेंशियल में भी होता है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मिड पॉइंट पे 0 होगा, ये बात भी आप ध्यान रखना, बहुत बच्चे खुद से कुछ एजम्पशंस बना देते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे 0 होने की कंडीशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं, अगर मैं बोल दूँ लाइक चार्ज है, दो नेगेटिव भी हैं तब भी चलेगा, तो लाइक चार्ज के लिए बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से x1 है और ये x2 है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ भैया, देखिए, इसके लिए ट्रिक ये है, अगर x1 की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या होगा, r, और आपको अपॉन में क्या करना है, 1 प्लस, देखो कहाँ से निकालना है, Q1 की तरफ से निकालना है, तो Q1 की तरफ से निकालना है तो Q2 को पहले लिखना पड़ेगा और Q1 को बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप x2 मत लिखिए, इसको आप ये निकाल लेंगे तो माइनस कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर इस पे लगाते अगर हम इस क्वेश्चन की ट्रिक को, किस पे, इस वाले पे, तो यहाँ पे क्या था, एक था Q, एक था 3Q, ठीक है। तो हमारा x1 कितना हो जाता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता तो x1 हो जाता आपका, ऊपर सर r लिखते, ठीक है। सर r इसमें तो ऊपर है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, नीचे 1 प्लस लिखते और रूट में 3Q/Q। सर ये तो और आसान हो गया। तो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम बचेगा, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि होते ही हैं, कंसेप्ट अगर रिपीट हो रहे हैं, आप इससे अपना टाइम बचा सकते हैं। और वो टाइम बचाने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे सोचना है, हमें ये करना है वो करना है, अब तो पहली रैंक लेके जाएगा भाई IIT, समझ रहे। आपको क्या करना है, मैथ्स में लगाना है वो टाइम, मैथ्स में टाइम नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, तो इससे क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से टाइम बचाओ और मैथ्स में लगाओ। अगर वो पेपर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैथ्स आपको करनी है और मैथ्स ही सिलेक्शन करवाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये है कि आपका सही होना जरूरी है, लेकिन मैथ्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इतने में भी मैथ्स में अच्छा परसेंटाइल आ जा रहा है, 12-12 10-10 क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन के बीच में लेके आओ, समझ रहे हैं। अच्छा, इसी में एक केस और बता देते हैं, ये तो लाइक चार्ज था, अगर अनलाइक चार्ज होता, अनलाइक मतलब समझ रहे होंगे ना, जो अपोजिट है, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो आपको देखना है उसमें, अगर ऐसा हो गया तो ये देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कम है। जिसका मैग्नीट्यूड कम है, मान लो Q1 का कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट उधर ही लाई करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका कम है उसी तरफ हमारा लाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं देखना है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आपकी x है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं x = r/, रूट के अंदर Q1/Q2 - 1। तरीका वही है कि दोनों का जो फोर्स होगा वो इक्वल अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं चार्ज -q है, मास m है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज आपका क्या है, सिलेंडर है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, कोई चार्ज ऐसे घूम रहा है, और किस में कह रहे हैं, सर्कुलर में। तो जब सर्कुलर में घूमेगा, आप सभी को पता है कि जो सर्कुलर में फोर्स होगा mv²/r, वो इस r डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, QE, उसके बराबर होगा। ठीक हो गया सर, ये तो हमको पता है। अब QE सर हमको E तो इसका पता है, क्या, λ2πε0/r, यही तो पता है। तो आप सर क्या करेंगे, आप हमें ये करेंगे mv²/r = यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको देखो, ये λ2πε0 को हम ये भी लिख सकते हैं 2k λ/q कर लीजिए इसको, अपॉन में r, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखे, ये हो जाएगा
2k लैम्डा क्यू अपॉन में r। ठीक है, आपसे पूछा क्या है इसमें, टाइम पीरियड। तो एक काम करिए, ये वाला ना रख के आप ये वाला फॉर्मूला रख लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर r। सर ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ से जब ओमेगा आप निकालेंगे ना, या आप डायरेक्टली क्या करिए, m और r आपको मिलेगा वो नीचे भेज दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2k लेमडा क्यू ओवर एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख लीजिए, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू, तो टी का आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ से 2 पाई आर अंडर रूट एम ओवर 2k लेमडा क्यू। कौन सा ऑप्शन है देखिए, 2 पाई आर एक ही में दिख रहा मुझे पहले वाले में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली सीट इतना, हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इलेक्ट्रॉन t0 पे अगर 1 मीटर पे है तो स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहे मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए u आपको दिया है तो आप यहाँ पर s इक्वल टू लगा दीजिए ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये लग गया। और s कितना है यहाँ पे, अगर आप देखें -1 आ जाएगा, ठीक है। और u कितना है आपका 1, टाइम है आपका 1 प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना हो जाएगा, QE बाई एम से लगाएं तो QE बाई एम से हो जाएगा सिग्मा E ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट m। समझ रहे हैं ना, एक्सलेशन होता है QE बाई एम, और यहाँ पर E जो होता है वो कितना हो जाएगा, E जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा, Q है E, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वही मैंने यहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। और इनटू टाइम तो आपको 1 ही दिया है तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा आ रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट m ओवर E। तो आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो चार्ज हैं प्लस माइनस, ये लोकेट इतना इतना, और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अच्छा ये तो इजी है, दूसरा क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E, ये आप सभी जानते हैं। और P जो होता है वो होता है चार्ज इनटू टोटल लेंथ, मान लो L है, क्लियर। गिवन है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0.2, आप ध्यान से देखेंगे V सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20 V बाई मीटर। तो P इक्वल टू आपका होगा, पहले तो P निकालना पड़ेगा, Q है Q इंटू L, तो ये हो जाएगा I माइनस, या आप इसको ना डायरेक्ट लिख लीजिए 4I माइनस J प्लस K, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे चार्ज माइक्रो में दिया है तो आप इसको माइक्रो में रखिए, P आ गया। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E, तो 4I माइनस 4J प्लस 4K। और इसको आपने इंटू किससे करना है, इसको इंटू करना है 20I से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इतना इतना और I कैफ, ठीक है। तो इंटू 10 की पावर -6, आंसर न्यूटन मीटर में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो I से I का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 24 जा, अच्छा I का ना दोनों से करना पड़ेगा, I का I से 0 हो जाएगा, सॉरी I का J से करोगे तो कितना आ जाएगा 8K प्लस 8J, ठीक है। और इंटू में 10 की पावर 1 हम कम कर लेते हैं -5, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दोनों सेम है तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ये तो टॉर्क हो गया, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया 8√2 इंटू 10 की पावर -5। तो आंसर कितना है, अल्फा 2 है। तो आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, ये पहले भी आया था कहीं ओलंपियाड या कहीं देखा था मैंने ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आपके पास थिन मेटालिक वायर है जिसका एरिया दिया है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, ठीक हो गया। यानी एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है उस पर और एक सेंटर पे रखा है, तो टेंशन कितना होगा। तो आप देखिए ये आपको कंडीशन ये बन रही है। और उस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, उस बार क्वेश्चन ना यंग मॉड्यूलस का आया था,
उसमें यंग मॉड्यूलस निकालना था। तो इस बार उन्होंने यंग मॉड्यूलस में से जो टेंशन निकालने की प्रोसेस थी वो पूछ ली गई। ठीक, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे कह रहे हैं एक चार्ज इसके सेंटर पे है, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, और दूसरा इस पे क्रॉस सेक्शन मेक टू वायर इतना, पॉजिटिव चार्ज इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रिंग। इस रिंग पे एक आपका पॉजिटिव चार्ज मान लो क्यू है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बड़ा क्यू है, ठीक है, अलग अलग है दोनों की वैल्यू अलग दी है। तो कह रहे हैं कि रेडियस भी दी है, इनकी रेडियस है कुछ, मान लो ये आर रेडियस है, ठीक है, जिनके बीच में होगा क्या, रिपल्सन होगा, जो कि ऐसे बाहर को होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि टेंशन बताओ। आप देखो, अगर आप एक सेगमेंट लेते हैं इसका, इस रिंग का इतना सेगमेंट लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इस पे आप क्या निकाल लो, फोर्स निकाल लो। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे सेंटर पे चार्ज है, इस पे टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इस वाले पे टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अच्छा जी, और देखिए आप, जैसे ये वाला पार्ट है, अगर ये वाला एंगल आपका पूरा थीटा है, कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ठीक, अब अगर आप ये जो टेंशन है इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो इसका जो, और एक दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा वर्टिकल वाला, ठीक है। इसको ना मैं एक दूसरी स्लाइड में बता देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियरली आप समझेंगे। देखो, ये आपको एक रिंग दी है, हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसका, मान लो ये सेंटर O है, ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, और ये रेडियस आपको दी हुई है। अब आप देखिए, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पे अगर आप देखें, इस पूरे पे जो एक टेंशन लगेगा वो ऐसे लगेगा, और इस वाले पार्ट पे भी एक टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है, और यहाँ से इस पे ऐसे एक रिपल्सन लगेगा जो कि आपका F है। पूरा एंगल थीटा है, तो ये θ/2 हो जाएगा, और ये भी θ/2 हो जाएगा। ये आपको Q दिया है, और यहाँ पे पूरा चार्ज आपका कैपिटल Q है। अगर ये θ/2 है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, और इस साइड कितना हो जाएगा, T sin θ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है, इस साइड क्या हो जाएगा, T cos θ हो जाएगा, इस साइड भी वही होगा, T cos θ हो जाएगा, और यहाँ T sin θ हो जाएगा। ये तो होगा, इस रिंग में यही कंडीशन बनने वाली है, क्लियर है। तो जो टोटल है, ये कंपोनेंट इक्वल अपोजिट तो कैंसिल हो गए, तो ये दो कंपोनेंट जो है, ये दो कंपोनेंट क्या होंगे, ये आपके ऐड हो जाएंगे, किसके बराबर आ जाएंगे, F के। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए, आंसर इसमें ये हो जाएगा, टोटल आपका फोर्स होगा, जो दोनों इस पार्ट के बीच में फोर्स लगेगा, ये वाला, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2T sin θ/2 आ जाएगा। ठीक है महाराज, यही है इसका मेन लॉजिक, तो यही था। अब आप यहाँ पर निकाल दीजिए, क्या, फोर्स की वैल्यू रखिए, पहले आप F ही निकाल, F तो आपका ये आ गया, आप फोर्स की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, K, और एक तो सेंटर पे चार्ज है, ये Q है, ये आ जाएगा 2KQ अपॉन में R², और दूसरा चार्ज आपका कौन सा वाला आएगा, जो इस लाइन सेगमेंट में है, मान लो इसको हम कुछ, इसको AB ले लो, चलो AB में कितना होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो AB में जो चार्ज है वो आपको निकालना पड़ेगा, और चार्ज कैसे निकलेगा, लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और लेंथ कितनी है, 2πr, और आपको जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो दिया हुआ है 2π। तो यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, 2π/2π इंटू r, तो इससे कैंसिल हो गया, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/r। तो जो इसमें चार्ज होगा आपको कितना हो जाएगा, लैम्डा 1/r, यही तो होगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, किस में, यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, इंटू थीटा आर, स्मॉल एलिमेंट है, इक्वल टू 2t, एंगल बहुत छोटा है तो आप उसको थीटा बाई 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा से थीटा कट गया तो आ जाएगा के क्यू लैम्डा, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2t। तो t आ जाएगा आपका के क्यू लैम्डा बाई 2r, एक r भी रहेगा ना, 2r रख दीजिए वैल्यू। k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, q की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, q की वैल्यू रख दीजिए इसमें। q कितना दिया है, q दिया है आपको 30 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और लैम्डा भी हमने निकाला, लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, ये q है, हाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो ये q है, q की वैल्यू हमने रख दी तो 1/r, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 3 इंटू 3 और 10 की पावर -2 -4, तो ये 9 से 9 कट गया, तो ये आ जाएगा ऊपर कितना है, ऊपर क्यू की वैल्यू कितनी दी है, ऊपर क्यू की 30, अनदर पॉजिटिव चार्ज विद सेंटर, 9 से 9, ये 2 कहाँ से आया इसमें, 2, अच्छा ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2t रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा। अब कितना आएगा, ये आ जाएगा -12 -3, हाँ ये आ जाएगा 3 न्यूटन आ जाएगा, समझ रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें ना ये जब क्वेश्चन आया था स्ट्रेस पूछा गया था, ठीक है, तो टेंशन निकलेगा तभी स्ट्रेस आएगा। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो आपके पास डिस्टेंस जो है प्लस क्यू माइनस क्यू में 2l है, आगे कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस r इज इतना, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू, तो इसमें अल्फा कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं, और ये आपको 10 की पावर ऐसे 9 दिया है। तो देखो अगर ध्यान से देखो, ये डायपोल है भैया, एक तो ये है बड़ा वाला डायपोल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डायपोल है, और डायपोल में जो P की डायरेक्शन होती है वो किस साइड को हो जाएगी, बड़े वाले की डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, ठीक है ना। तो एक डायपोल ये हो गया, एक डायपोल ये शॉर्ट वाला हो गया, ये दो डायपोल है, क्लियर हो गया। ये बड़ा वाला डायपोल है और ये छोटा वाला डायपोल है, और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए P की जो वैल्यू होती है वो होती है चार्ज इंटू लेंथ, और लेंथ आपको दी है, एक की दी है 2a और एक की दी है 4a। तो अगर आप इसमें देखते हैं जो हमारा P1 डायपोल है, जो माइनस से प्लस डायरेक्शन हो रही है, ये P1 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ql हो जाएगी। और जो ये वाला डायपोल है छोटा वाला, ये बड़ा वाला जो है, इसकी डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, P2, इसकी वैल्यू है कितनी है भैया, 2 कितना बनेगा 8ql, 4 2 जा 8 होता है ना, फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए P1 ऐसे है, P2 ऐसे है, अगर आप इन दोनों के बीच में देखो, इस पॉइंट पे निकालना है, ये आपका 60 दिया है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 120 बनेगा। और किसी भी एंगल में जो डायपोल का पोटेंशियल होता है वो होता है P.R ओवर आर क्यूब, या आप बोल सकते हैं के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 120, डिस्टेंस आपकी क्या है, वैल्यू नहीं दी ना, आर स्क्वायर, ठीक है। और डायपोल की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी रिजल्टेंट 6ql, ठीक है, 6ql हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस के 27, तो 27 इसका आंसर है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिए इन्होंने, लेकिन और तो सब आसान दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि डायपोल में कैसे वेरी करेगा। अभी तो बताया मैंने आपको, जो डायपोल होता है उसमें कैसे वेरी करता है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, किसी जनरल पॉइंट पे। तो ये आर स्क्वायर हो गया,
अगर इसमें वो ये एक्सियल कहता तो एक्सियल में ये सही था, अगर वो इक्वेटोरियल कहता तो इक्वेटोरियल में कॉस आपको क्या रख देना था 90, तो 0 हो जाता है। तो आर स्क्वायर है कोई, आर स्क्वायर आपका, आर स्क्वायर ऑप्शन ही नहीं टाइप किया इन्होंने, ये एक आर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देना अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है आर क्यूब, ठीक है, और रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पर एक्सियल हो इक्वेटोरियल है तो वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्वाड्रपोल का क्या होता है। 15 क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, कह रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज ऑन इक्व पोटेंशियल सरफेस इज 0, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि इक्व पोटेंशियल में पोटेंशियल सेम रहता है और वर्क डन होता है VQ इंटू डेल्टा V, V अगर 0 तो सब 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ये सेम कह रहे हैं क्योंकि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इक्व पोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होगा, थीटा 90 तो वर्क डन 0, तो दोनों इसमें सही है। आगे करें कि पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, आपको एक एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए निकालना है, ठीक है, और एटॉमिक न्यूक्लियस के सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा। R आपको दिया होगा, ये R रेडियस दी है, अब लेकिन आपको Z दिया है, तो Z दिया है तो आपको पता होगा K और ये हो जाएगा Z टाइम E/R, क्योंकि Q की वैल्यू एक हमें पता होना चाहिए, एटॉमिक न्यूक्लियस की Z ही होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में N होगी। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ × 50 × 1.6 × 10⁻19 और R की वैल्यू कितनी दी है 9 × 10⁻13 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो -2। सॉल्व करेंगे तो ये 8 × 10⁻6 वोल्ट बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है -10⁻6 माइक्रोकूलम इज पॉइंटेड 0 0, तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है एक चार्ज, ये Q मान लेते हैं। कह रहे हैं XY प्लेन में अगर इसको देखें, ये मान लो X है और ये Y है, तो कह रहे हैं कि √33 और 6,0 में हम इसको ले गए, ठीक है, दो पॉइंट हैं जहाँ पर क्या है √3,3 मान लो यहाँ पे है √3,3, ये P पॉइंट है, उसके बाद हम इसको कहाँ ले गए √6,0, मतलब यहाँ कहीं √6,0 ले गए, ये Q है। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना होगा, तो 2 पॉइंट के बीच में क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखिए, तो V हो जाएगा आपका KQ/R1 - KQ/R2। आप देख लीजिए यहाँ से, अगर ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 है, तो आपको यही करना है, ठीक है। अब R1 जब आप निकालें तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका √3i + √3j, और इसका अगर मॉड निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका मॉड निकाल लें तो ये आ जाएगा R मॉड में √3 का स्क्वायर तो √6, और सेकंड R2 में भी क्या आ जाएगा √6, तो दोनों में सेम आ रहे हैं R1 R2, तो ये 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं कैपेसिटेंस में, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। करें कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सेम कैपेसिटेंस है, एक को चार्ज किया V से और दूसरे को 2B से, तो कह रहे हैं नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन द पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो जॉइन टुगेदर, तो डिक्रीज इन एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो आपको डिक्रीज इन एनर्जी पूछा है। देखो, जब हम उसको दोनों को कॉमन करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक उनके बीच में कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो Q नेट कितना हो जाएगा, Q होता है CB, तो CB पहले वाले का और 2CB और C + C आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 3V/2 आ जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि कितना उसमें क्या है एनर्जी लॉस होगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल का फाइनल से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल कितनी हो जाएगी भैया, आप और दोनों का निकाल लीजिए, पहले का CB² + ½ C × 2B का स्क्वायर, और उसको माइनस करना पड़ेगा फाइनल से। फाइनल में देखो दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा C + C 2C, और कॉमन पोटेंशियल है 3/2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को आपको माइनस करना है, और जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना बन रहा है CV²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 5 mm उसकी डिस्टेंस है, और उसको देखा कि इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक करें अगर जिसकी थिकनेस इतनी है, तो while keeping the battery connection intact and the capacitor draw
5% मोर चार्ज फ्रॉम दिस, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो ये आपका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अगर डाइलेक्ट्रिक होता है वो भी स्लैब के साथ, तो आपका ये होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसके बीच में एयर है, और दूसरी कंडीशन ये होता है कि इसके बीच में एक स्लैब है जिसकी थिकनेस डी है। ठीक है, तो पहले केस में चार्ज कितना होगा, आप सभी जानते हैं C इक्वल टू होता है Q बाई बी। तो पहले केस में अगर Q बाई बी रखें तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर V अपॉन में D। दूसरे केस में जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी अपॉन में D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहे हैं वो लगाते हैं। तो ये वाला जो चार्ज है इसको Q2 कर लो, इसको Q1 कर लो। तो वो कह रहे हैं कि जो Q2 है, ठीक है, वो Q1 का क्या है 25% मोर, मतलब 1.25 ऑफ Q1। ठीक है, 100 में आपको 25% मोर करना है। इसको आपको सॉल्व करना है दोनों की वैल्यू रख के। अगर हम दोनों की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, कैसे रखेंगे भैया, देखो ए एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल टू 1.25 एप्सिलॉन नॉट ए वी ओवर डी हो गया। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वी कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए इसको, तो 1.25 और आपको कुछ दिया है, इसमें क्या दिया है, थिकनेस 2 दे रखी है और ये 5 दे रखी है। डाइलेक्ट्रिक भी दिया है, क्या डाइलेक्ट्रिक ही निकालना है शायद, तो इसको हम रखते हैं। देखिए तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप इसका इंटू कर देंगे तो डी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यह हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई के, ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा आपका 2। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन आगे आ गया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, डी ट्रिक्स एक आपको इसकी भी बताते हैं। डी ट्रिक्स ये है कि जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, ये C1 है, और एक कैपेसिटर है ये C2 है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है। आपने कनेक्ट किया, उसके बाद इनको अलग अलग कर दिया। तो जब कनेक्ट करने के बाद अलग अलग कर दिया तो इनके बीच में एक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मान लो V है, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपको मैंने एक तो ये बताया कि आप V इक्वल टू क्या निकालेंगे, Q नेट ओवर, अभी एक क्वेश्चन किया हमने, C नेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चेंज इन एनर्जी के लिए U इनिशियल माइनस U फाइनल कर दीजिए, हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, और एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट, वो होता है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। जब भी कोई कैपेसिटर को हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें कनेक्ट किया, कॉमन पोटेंशियल के बाद जो लॉस होगा वो इसके बराबर होगा। आप डायरेक्ट इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। ये आज हमारी आज की तीसरी डी ट्रिक्स है। तो इसमें क्या दिया है, देखो C दिया है कैपेसिटर, V दिया है एनर्जी E है। अगर वो कह रहे हैं कि अनदर उसका 2C है और ये कितना है 2V है, तो लॉस कितना होगा, देखो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो गया, हाफ C की वैल्यू कितनी दी है, C ही दी है, ये पहले वाले की। दूसरे वाले की कितनी दी है, 2C दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, C इंटू 2C स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दो 3C इंटू में क्या है V1 माइनस V2। ठीक है, इंटू V1 माइनस V2। V कितना दिया है, पहले का तो V दिया है, दूसरा 2V दिया है। तो V में से 2V घटाओगे तो माइनस V, तो ये V स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C एक C से एक C कट गया, CV स्क्वायर बाई 3। क्या हो गया, CV स्क्वायर बाई 3, यही तो होगा। तो CV स्क्वायर बाई 3, और आपको पता है हाफ CV स्क्वायर हमारी एनर्जी होती है। हमारा क्या है, CV स्क्वायर बाई 3। तो हम क्या करते हैं, 1 2 का इसमें, हमारा तो 3 आया था ना, तो हम 1 2 का इसमें इंटू भी करेंगे, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका E बाई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, X आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 E बाई 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर है, इतना उसका चार्ज है, पोटेंशियल इतना है, कनेक्ट कर रहे हैं इंडक्टर से। तो ये एलसी ऑसिलेशन का इन्होंने कहा था नहीं देंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी दे दिया, कोई बात नहीं। तो जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का एलिमेंट है, वो अपनी एनर्जी कहाँ दे देता है, कैपेसिटर को या इंडक्टर को
इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल हो जाएंगे तो आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी √C/L इंटू वी, यही तो होगा। वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ रहा है ये 12/8 मतलब 3/2 1.5। ठीक है, तो ये 21 क्वेश्चन थे। मैंने अपने तरफ से तो अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।